गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का साइकोलॉजी। इसका आज हम साइकोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं। पहला चैप्टर में ये है कि पूरे चैप्टर हम पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे और जो जो इसका मेन पॉइंट होगा हम इसे नोट डाउन भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेते आएँ और पढ़ें और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? पहला चैप्टर हमारा है कि मनोविज्ञान क्या है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले है हमारे मनोविज्ञान के बारे में परिचय। तो हम इसको पहले अच्छे से जानेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मनोविज्ञान क्या है। आखिर हम ये जानेंगे कि मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान का परिचय हम इस प्रकार से जानेंगे जिसमें कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। तो ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। प्रथम, क्योंकि यह सर्वदा विकसित होता रहता है। द्वितीय, क्योंकि गोचरों को जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता है। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थी को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दो गृह शब्दों साइकी अर्थात आत्मा और लोगोस अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन के अध्ययन था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है तथा यह अपने को एक वैज्ञानिक विद्या शाखा के रूप में स्थापित कर चुका है, जो मानव अनुभव एवं व्यवहार से निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। इसे जिन तथ्यों को अध्ययन किया जाता है उनका कार्य क्षेत्र कई स्तरों को फैला गया है, जैसे व्यक्तिगत, द्विजन, दो व्यक्ति समूह तथा संगठनात्मक। इनमें से कुछ का वर्णन हमने पहले किया है। इनके जैविक तथा सामाजिक आधार भी होते हैं, इसलिए स्वभाव इनके अध्ययन की विधियाँ अलग अलग होती है, क्योंकि वे उस तत्वों पर निर्भर करती है जिसका अध्ययन करना। किसी भी विद्या शाखा की परिभाषा इस पर निर्भर करती है कि वह किन बातों का तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। वास्तव में वह कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है। इस बात को ध्यान रखते हुए औपचारिक रूप से मनोविज्ञान की मानसिक प्रक्रिया, अनुभव एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप से परिभाषित किया जाता है। ऐसे करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियाँ का उपयोग व्यक्तित्व ढंग से प्रदत्त प्राप्त करने के लिए करता है। यह अर्थात बताता है कि वे ज्ञान के रूप में संगठित किया जा सके। आइए परिभाषा में प्रयुक्त 3 पदों मानसिक प्रक्रिया, अनुभव एवं व्यवहार को समझ लिया जाए। तो पहले हम पढ़ेंगे, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मानसिक प्रक्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसका जो मानसिक प्रक्रिया है वो क्या है। मानसिक प्रक्रिया अर्थात मेंटल प्रोसेस से होता है जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं, तो हम मानसिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। मानसिक की क्रियाओं के स्तर पर यह मानसिक प्रक्रिया परिलक्षित होती है। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। हम मानसिक क्रियाओं एवं मस्तिष्क की क्रियाओं को नहीं मान सकते, वे एक दूसरे पर आश्रित होती है। मानसिक क्रिया एवं कोशिकीय क्रिया एक दूसरे से आच्छादित लगती है, परंतु वो समरूप नहीं होती है। मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भौतिक संरचना अथवा अवस्थीय नहीं होती है। मन का अभिषेक एवं विकास होता है। ऐसा तब होता है जब हम इस संसार में हमारी क्रियाएं एवं अनुभव एक व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होती है, जो विविध प्रकार की मानसिक प्रक्रिया के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क की क्रियाएं इस बात का संकेत देती है कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, परंतु हमारे अपने अनुभव एवं मानसिक प्रक्रिया की चेतना कोशिकीय अथवा मस्तिष्क की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है।
जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रिया चलती रहती है। हाँ, ये चीज़ 100% सत्य है कि जब हम सोते हैं, हम लोग सोते हैं, तब भी हमारी जो मानसिक क्रियाएं होती है वो चलती रहती है। जैसे कि हम सोते हैं और सोते समय हमारे कोई आकर के हमारे दरवाजे को खटखटाए, तो हमें नींद में भी ये चीज़ का पता चल जाता है कि हाँ, हमारे दरवाजे को कोई खटखटा रहा है या कोई हमें पुकार रहा है। तो मतलब कि सोने के पश्चात भी हमारे मानसिक क्रियाएं जो हैं वो चलती रहती है। हम स्वप्न देखते हैं, हाँ, और हम सोते हैं तो हम स्वप्न भी देखते हैं। सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं। कोई हमें जब पुकारता है तो ये सूचनाएं भी हमारे मस्तिष्क में जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मानसिक प्रक्रिया तभी भी जागरूक रहती है। जैसे दरवाजे का खटखटाया जाना, हमने आपको बताया कि कोई अगर दरवाजे को खटखटाए तो भी हमारे मस्तिष्क में ये चीज़ पहुंचती है और हमें ये चीज़ संकेत मिलती है कि हाँ, कोई हमारे दरवाजे को खटखटा रहा है। हम सोते समय भी जान जाते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि हम सोते समय सीखते और स्मरण भी करते हैं। वैज्ञानिक स्मरण करने, सीखने, जानने, प्रत्यक्षण करने एवं अनुभूतियों में रुचि लेते हैं। वे इन प्रक्रियाओं का अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है तथा हमारी सहायता करने के लिए करते हैं, जिससे हम अपनी मानसिक क्षमताओं के उपयोग एवं उसमें अनुप्रयोग में सुधार कर सकें। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों, एक्सपीरियंस, अनुभव का मतलब हो गया एक्सपीरियंस, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। हम प्रत्यक्ष ना तो दूसरे के अनुभव को परीक्षण कर सकते हैं और ना ही उसके विषय में जान सकते हैं। अब ये जो बता रहा है कि हम दूसरे को अनुभव को कभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, मतलब हम इसे फील नहीं कर सकते हैं। जो अगर कोई दूसरा हमें कोई चीज़ बता रहा है कि हमें इस चीज़ की, मन में इस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, तो हम वो चीज़ सोच तो सकते हैं, स्मरण तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये चीज़ एहसास नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला हमें जो बता रहा है, तो हम वो चीज़ उसके कहने के मुताबिक हम ये चीज़ जान करके उसके बारे में सोच सकते हैं और ये चीज़ हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, उन्हें किस प्रकार से तकलीफ़ हुई होगी, परंतु उसके मन की सेम दशाओं को हम नहीं जान सकते हैं। ना तो दूसरे के अनुभव का परीक्षण कर सकते हैं और ना ही उसके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है। तो जिसे तकलीफ़ होती है वही अपने मन के अंदर की तकलीफ़ों को जान सकता है अथवा उसके प्रति संचेतन हो सकता है। इसलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों की उस पीड़ा पर ध्यान दिया है जो सांसें गिन रहे रोगियों में दिखाई देता है, अथवा उस मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर जो संकात होती है, साथ ही साथ धनात्मक अनुभूतियों को भी जो हम रोमांच करते समय अनुभव करते हैं। कुछ ग्रिड अनुभव भी होते हैं जिन पर मनोवैज्ञानिक ध्यान देते हैं। जैसे जब कोई योगी धनाविष्टित होते हैं तो वो चेतना के एक भिन्न धनात्म पर पहुंचता है तथा एक नवीन अनुभव को उत्पन्न करता है। अथवा जब कोई नशेड़ी किसी नशीले दवा का सेवन हवा में उड़ने के लिए करता है, यद्यपि ऐसी दवाइयाँ हानिकारक होती हैं। अनुभवकर्ता के अतिरिक्त एवं ब्रह्म दशाओं से प्रभावित होते हैं। यदि गर्मी में किसी दिन आप भीड़ वाली गाड़ी में बस यात्रा करते हैं तो आपको ऐसी असुविधा की अनुभूति होती है क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। इस प्रकार अनुभव के स्वरूप को अतिरिक्त एवं ब्रह्म दशाओं के जटिल परिदृश्यों का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। अब हमारा हो गया व्यवहार। अब हमारा क्या हो गया? व्यवहार। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग इंसान का बिहेवियर, जो कि हम डेली ही करते हैं, दूसरे का महसूस करते हैं और खुद भी हमारा व्यवहार दूसरे के प्रति होता है। तो आज हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे। तो इस लाइन को अभी आप अंडरलाइन करेंगे, बिहेवियर। व्यवहार मतलब हमारी बिहेवियर, तो हमारी क्रियाओं जिसमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पलकें सामान्य परिवर्तित क्रिया में खुलती बंद होती है। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर हमारी तरफ कुछ भी आ रहा है, मान लीजिए कि हमारे आँखें में कुछ भी हवाएं ही आ रही है तेज़ी गति से, तो हमारी पलकें क्या होती है? अपने आप बंद हो जाती है।
आप परीक्षा देते समय यह अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता। हाँ, जब हम लोग पे कोई चीज़ की प्रेशराइज होती है, काम की या फिर पढ़ाई की, या फिर जब भी हमारे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो हम ये चीज़ बहुत हम लोग को डर से क्या होता है और ये झिझक से क्या होता है कि हमारे हृदय जो है, हमारी जो धड़कन है वो बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगती है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार सामान्य अथवा जटिल, कम समय का अथवा देर तक बना रहने वाला हो सकता है। कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं। अब इसी में व्यवहार किस प्रकार का होता है, तो व्यवहार के कितने प्रकार होते हैं? व्यवहार के 2 प्रकार होते हैं। तो आप ये चीज़ को अंडरलाइन करेंगे और नोट डाउन करेंगे। व्यवहार के कितने प्रकार होते हैं? व्यवहार के 2 प्रकार होते हैं। तो एक प्रकार हमारा हो गया प्रकट और दूसरा हमारा हो गया अप्रकट। तो आइए हम ये चीज़ जानते हैं कि प्रकट व्यवहार क्या होते हैं तथा बने रहने वाले। कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं, ठीक है। एक प्रत्यक्ष इन्हें ब्रह्म जगत में देख सकता है। हाँ, प्रकट व्यवहार इस प्रकार से होता है जैसे कि हम कुछ करेंगे और सामने वाला उसे देख सकता है। हमारी बिहेवियर को सामने वाला क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। जैसे प्रत्यक्ष उन्हें ब्रह्म जगत में देख सकते हैं अथवा अनुभव कर सकता है। कुछ अतिरिक्त या अप्रगट होते हैं। कुछ क्या होते हैं? अप्रगट होते हैं। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां फड़कने जैसी लगती होगी कि एक खास चाल चल सके। समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट वातावरण के कुछ उद्दीपकों अथवा अतिरिक्त धरकत पर वाले परिवर्तनों द्वारा रूप से संचालित होने से संबंध होते हैं। आप एक बाघ देखते हैं और दौड़ते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि हम लोग सडनली जा रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि एक बाघ है, तो हम लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। तो देखते हैं और हम लोग क्या करते हैं? दौड़ पड़ते हैं। सोचते हैं दौड़ के अपने आप को बचा लें, तो हम लोग क्या करते हैं? दौड़ पड़ते हैं। अथवा सोचते हैं कि बाघ और बाघ भाग जाना चाहिए। कुछ मनोविज्ञान व्यवहार के उद्दीप एस एवं अनुक्रिया आर के मध्य सहचर्य के रूप में अध्ययन करते हैं। उद्दीप एवं अनुक्रिया दोनों ही अतिरिक्त अथवा बड़ा हो सकते हैं। मनोविज्ञान एक लिपिजिंग जर्मनी में इसकी प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। हाँ, और मनोविज्ञान की पहली लिपिजिंग जर्मनी में इसकी प्रथम प्रयोगशाला थी। इसकी प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पे थी? जर्मनी में थी, की स्थापना हुई थी। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? ये अभी भी बहस का विषय है। बहस का विषय ये अभी भी है कि मनोविज्ञान जो है वो किस प्रकार के मनोविज्ञान है। विषय रूप से उन रूपों पर जो वर्तमान समय में उभरे हैं। मनोविज्ञान को सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अन्य देशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी स्थानांतरित एवं स्तर पर यह विज्ञान संकाय अंतर्गत ही एक पाठ्य विषय है। विद्यार्थी विश्वविद्यालयशाला में स्नातक विषय एवं स्नातकोत्तर विषय की उपाधियां प्राप्त करने जाते हैं। वास्तव में 2 प्रसिद्ध उभर रही विद्याशाला तंत्रिका विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान कुछ मनोविज्ञान से लगातार उधार लेती है। हमसे बहुत से लोग तीव्र गति से विकसित हो रही मानसिक मस्तिष्क प्रतिक्रिया तकनीक जैसे fMRI इत्यादि से परिचित होंगे, जिनसे मस्तिष्क की प्रक्रिया को वास्तविक समय अर्थात जब वे वास्तव में ही हो रही है मैं समझना संभव होता है। इसी प्रकार सूचना तकनीक के क्षेत्र में मानव कंप्यूटर अतः क्रिया तथा कृत्रिमिक बुद्धि का विकास संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं मनोविज्ञान ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की 2 समानांतर धाराएं हैं। पहली जो कि अनेक मनोविज्ञान एवं सामाजिक तत्वों के अध्ययन में भौतिकीय एवं जैविक विज्ञान की विधियां को उपयोग करती है। दूसरी जो उनके अध्ययन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विज्ञान की विधियों को उपयोग करती है। ये धाराएं कभी कभी एक दूसरे से मिलकर भी अपने अलग अलग मार्गों से जाती हैं। पहली दशा में मनोविज्ञान अपने को मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए अधिकतर जैविक सिद्धांत पर निर्भर रहने वाला विद्या शाखा मानता है। ये हो गया हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और अब हम चलेंगे दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ।
अब हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। अब अगला विषय हमारा क्या होगा, इसको हमने अभी तक यहाँ तक जाना और हम यहाँ तक जाने कि मनोविज्ञान क्या है और हम ये जाने कि प्रगट अप्रगट क्या होती है। अब हमारा दूसरा विषय होगा मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। तो चलिए कल फिर से हम आपके लिए लेके आएंगे मनोविज्ञान की डिटेल्स पूरे, इस मनोविज्ञान एवं एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में हम कल पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लेकर के आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।